gas at NTP divided by yes. So लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि मोल को कैसे रिलेट करते हैं विद आइडियल गैस। तो हमने अभी तक मोल के बहुत सारे एक्सप्रेशन पढ़ लिए। नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, मास बाय मोलर मास, एंड अभी एक सीखा है हमने वॉल्यूम एट एनटीपी डिवाइडेड बाय। हाँ, लेकिन ये किसके लिए लगाओगे? ओनली फॉर आइडियल गैस। कम से कम वो गैस तो होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि सॉलिड एंड लिक्विड के लिए लगा देंगे, ओनली फॉर आइडियल गैस। गॉट इट? एंड बाकियों के लिए हमारे पास क्या तरीका है? मान लो कोई लिक्विड दिया हो, उसका क्या वॉल्यूम एंड मोल में कोई रिलेशन है? यस देयर इज, बट ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मुलेशन नहीं है। आपको डेंसिटी के हेल्प से उस वॉल्यूम से पहले कहां जाना पड़ेगा? मास में, एंड फिर उस मास से आपको कहां कन्वर्ट करना पड़ेगा? मोल में, विच इज अ वेरी ट्रेडिशनल रूट विच वी नो, राइट? तो करें इस पे एक क्वेश्चन करें, लिखिए, देखें क्या करते हो आप लोग। हाँ करेंगे ना, चलो लिखो। लिखो 5 write it down, 5.85 gram of NaCl is taken, sodium chloride NaCl is taken, हाँ जी, 5.85 gram of NaCl is taken if its volume is 1.5 ml, then find, पहला पार्ट लिखो उसमें डेंसिटी ऑफ NaCl, दूसरा पार्ट लिखो मोलर वॉल्यूम ऑफ NaCl। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम बेटा? वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ द गिवन सब्सटेंस। अब ये वर्ड क्लियर हो रहा है ना धीरे धीरे? चलो गुड। 5.85 gram of NaCl is taken if its density is if its volume is 1.5 ml, then find, पहला क्या निकालना था आपको? डेंसिटी, एंड दूसरा क्या निकालना है बेटा? हाँ जी, चलिए निकालिए आप। जैसे ही हो जाए आपको हाथ खड़ा कर लेना है आपको। once you are done raise your hand। चलो बेटा करें स्टार्ट। सबसे पहला देखते हैं, आ जाओ। ये बताओ आपको कितना लिया है NaCl? सोडियम क्लोराइड कितना लिया है? 85 ग्राम, और इसका वॉल्यूम कितना दिया है? 1.5 ml। तो पहला डेंसिटी तो बड़ा आसान है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास कितना है बेटा? 5.85 अपॉन 1.5 यानी 3/2। 1.5 ml का मतलब क्या है? 3/2। इसको करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5.85, और ये ऊपर ग्राम था, नीचे ml था, तो ग्राम पर ml आ जाएगा। कितना आ गया बेटा?
बोलिए 3.9 ग्राम पर ml या ग्राम पर सीसी भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि 1 ml इज इक्वल टू। अच्छा दूसरा, ये पहला हो गया। सेकंड देखते हैं इसमें, मैंने क्या पूछा था, मोलर वॉल्यूम। अच्छा मोलर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई 1 मोल ऑफ द गिवन सब्सटेंस। सिंस मोलर वॉल्यूम, आप देखो इसको, आप बताओ इसका मोल निकाल सकते हो क्या NaCl का? हाँ जी, मास बाई मोलर मास। मास कितना है बेटा, मास कितना है 5.85 अपॉन 58.5, कितना आ गया 0.1 मोल आ गया। अब देखो 1 मोल का वॉल्यूम कितना, सॉरी 0.1 मोल से एसोसिएटेड वॉल्यूम कितना है 1.5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब यहां पे लिखोगे सिंस 0.1 मोल NaCl ऑक्युपाइज कितना 1.5 ml, इसलिए डायरेक्ट कर दूं 1 मोल कितना ऑक्युपाई करेगा, 15 ml। सो मोलर वॉल्यूम ऑफ NaCl विल बी 15 ml। अब हाथ उठाओ कितने लोगों ने सही किया था इसको, मोलर वॉल्यूम का पार्ट। चलो ग्रेट। एक और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूं, पूरा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग क्या सोचते हो उस पर, ठीक है? करे? मिटा दूं? चलिए बेटा, देखो मैंने क्या किया, ध्यान से समझना, इधर ध्यान दो। मैंने 18 ग्राम H2O लिया, लिक्विड। बताओ H2O लिक्विड का डेंसिटी कितना होता है 1 ग्राम पर ml। फिर मैंने इसी को कंप्लीटली इवेपोरेट किया, और फाइनली जब वो वेपर फेज में आया, तो ऑफ कोर्स आपको मालूम है कि अगर किसी लिक्विड को आप वेपर में लेके जाओगे तो उसका वॉल्यूम सब्सटैंशियली बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। यस और नो? तो मैंने यहां पे डेंसिटी दे दिया, लेट अस कंसीडर 2 ग्राम पर लीटर। कितना दिया डेंसिटी 2 ग्राम पर लीटर। जितना भी मेरे पास लिक्विड वाटर था, मैं बोल रहा हूं बहुत ट्रिकी है, समझ के करोगे आंसर आ जाएगा, समझने वाला। इससे पता चलता है ना आपके सोचने का एबिलिटी क्या है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले उतने ज्यादा नहीं है, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। एकदम क्लियर कट सेग्रीगेशन हो जाता है बिटवीन द स्टूडेंट्स, जो सोच सकता है और जो नहीं सोच सकता है। दिस इज दैट काइंड ऑफ टॉपिक, राइट? स्टोरीज नहीं है इसके अंदर, बेसिक बेसिक आपको इंट्रोडक्शन है चीजों के, एंड उसके बाद चीजों को हम न्यूमेरिकल से ही सीखेंगे। तो देखते हैं आ जाओ। तो डेंसिटी मैंने कितना लिया है 2 ग्राम पर लीटर। ये क्या है H2O का वेपर। तो बताइए बेटा, अगर 18 ग्राम H2O लिक्विड को पूरी तरीके से वेपर में मैं चेंज कर दूं तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? चलिए ठीक,
आई थिंक क्वेश्चन इटसेल्फ इज कंप्लीट। अब कुछ जरूरत नहीं है इसमें। फाइंड द वॉल्यूम इफ 18 ग्राम ऑफ लिक्विड इज कंप्लीटली इवापोरेटेड इनटू गैस फेज, एंड उसका मैंने डेंसिटी आपको दे दिया है। चलो बेटा, हाथ उठाओ, कितने लोगों ने कर लिया है? वेरी गुड। अच्छा देखो, मैं क्यों बोल रहा था ये सोचने वाला है। अभी जैसे अविराज ने क्वेश्चन रेज किया कि सर ये बताओ, क्या इसका मास बढ़ जाएगा या घट जाएगा? तो बताओ मास क्या रहने वाला है? सेम रहेगा। अरे मैंने बोला पूरे 18 ग्राम को आप, अच्छा मास क्यों सेम रहेगा ये कौन बता सकता है? एक मिनट, एक मिनट, अरे लॉ वगैरह के बारे में मत बताओ मुझे, तो सिंपल सा चीज डिस्कशन करो। मैंने कुछ बताया क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? फिर आपके आंसर जितने मैंने आपको पॉइंट समझाए हैं वहां से निकल के आएंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर पता चलेगा आप चीजों को ना कनेक्ट करके सीख रहे हो। एग्जैक्टली, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर चेंज होते H2O के तब तो मास चेंज होता ना सर, क्योंकि अगर नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल जितना पहले था वही अगर वेपर फेज में गया तो मास तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के वजह से आता है, और वो प्रेजेंट किस में है? एटम्स में एंड मॉलिक्यूल्स में। जब आप उनके नंबर को चेंज कर ही नहीं रहे हो तो फिर मास का चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं। क्या इसके लिए कोई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास चाहिए क्या हमें? नहीं चाहिए, क्योंकि एटम्स वही हैं, मॉलिक्यूल्स उतने ही हैं, अगर उनमें आप चेंजेस करोगे तो मास चेंज हो जाएगा। गॉट इट अविराज? ऐसे सोचना, एकदम बेसिक पॉइंट पकड़ पकड़ करके। गॉट इट ना? क्वेश्चंस बड़े नहीं होते बेटा, इट इज जस्ट द थॉट प्रोसेस दैट यू बेयर, जिसको मुझे डेवलप कराना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 18 ग्राम H2O से यहां पहुंच रहे हैं, इसका मतलब सर इसका भी मास कितना होगा? 18 ग्राम। बस क्वेश्चन इतना लिखते ही सॉल्व हो गया। ये 18 ग्राम है, वॉल्यूम मैंने पूछा है, डेंसिटी आपको दिया है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाई डेंसिटी। मास कितना प्रॉपर एकदम यूनिट में लिखना है। डेंसिटी कितना बेटा? डेंसिटी कितना? 2 ग्राम पर लीटर। 2 ग्राम पर लीटर, चलो लिखते हैं यहाँ पे 2 ग्राम पर लीटर। ये ऊपर आ जाएगा तो 18/2 लीटर, यानी 9 लीटर विल बी द आंसर। हाथ उठाओ, कितने लोग का आया था 9 लीटर? वेरी गुड, वेरी गुड। समझ गया ना कैसे रिलेट करेंगे? चलिए,
अब एक अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसके अंदर ना परसेंटेज प्योरिटी का डिस्कशन होता है। क्या होता है, जो केमिकल्स हम कई बार लेते हैं वो प्योर नहीं होते, है ना। जैसे मान लो मैंने एक ओर लिया आयरन का Fe2O3, दिस इज हेमेटाइट, इसका नाम हेमेटाइट है, अगर आपने कभी सुना हो तो। दिस इज हेमेटाइट। जब भी आप ओर लेते हो कहीं से भी सैंपल, तो नेचुरली वो कहां से लोगे आप? ये जो अर्थ है, अर्थ क्रस्ट के अंदर, या फिर आप जगह जगह जो आपके रॉक्स इकट्ठा हुए हैं वहां से। तो कहने का मतलब इन ओर्स को जब आप निकालते हो तो इनके साथ फिजिकली एंड केमिकली काफी सारे इंप्योरिटीज जुड़े होते हैं। जैसे आयरन ऑक्साइड का नेचर कैसा है? बेसिक। तो केमिकली ये किसके साथ अटैच होने का चांस है? एसिडिक। अरे बेस किसके साथ अटैच होता है? अपोजिट नेचर के, है ना, तो अटैच हो जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि आयरन ऑक्साइड के साथ हमेशा सिलिका का इंप्योरिटी जुड़ा रहता है। सिलिका मतलब SiO2। तो अब मान लो आपने वो ओर निकाला एंड फिर इसको अच्छे से धुल वगैरह के पाउडर फॉर्म में रख करके अच्छे से वॉशिंग वगैरह कर ली, एंड फिर आप इसको ड्राई करके फिर मेजरमेंट कर रहे हो। क्या तब भी ये प्योर होगा? क्या नहीं सर, क्योंकि SiO2 धुलने से नहीं जाने वाला है, वो उसके साथ केमिकली अटैच्ड है। फिर आपको कई सारे केमिकल ट्रीटमेंट इसके साथ करने पड़ेंगे, तो जाके सिलिका निकलेगा, एंड बाद में जो हमारे पास ये आएगा वो प्योर फॉर्म में आएगा। गेटिंग माई पॉइंट ना? तो ऐसे एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। लिखो, what mass of what mass of what mass of 80% pure sample of 80% pure sample of ferric oxide is required to obtain 1 mole of pure Fe2O3, 1 mole of pure Fe2O3। देखो ध्यान से, ध्यान दो। आयरन का जो एटॉमिक मास है कितना होता है? 56। ऑक्सीजन का सबको मालूम है, बस इतना ही डेटा आपको दिया हुआ है। यू कैन प्रोसीड नाउ। चलो बेटा, हो गया। अगर
अगर देखो फॉर्मुलेट करना हो इस चीज को ना, प्योरिटी को, तो कैसे करेंगे? परसेंटेज के फॉर्म में। देखो ध्यान से सुनो, आपने कोई भी सैंपल लिया, उसका टोटल मास आपको पता रहेगा, तो परसेंटेज प्योरिटी अगर बाई मास निकाल रहे हो तो मास रहना चाहिए, मोल निकाल रहे हो तो मोल रहना। परसेंटेज प्योरिटी बाई मास इज इक्वल टू mass of pure substance, pure compound or molecule, whatever you are taking, divided by total mass of sample into 100। परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं ना कि कितना आपने सैंपल का मास लिया, उसमें से कितना प्योर फॉर्म का मास है, इंटू 100, दैट विल गिव यू परसेंटेज प्योरिटी। क्या प्रोसीड करोगे या फिर मैं बताऊं? ट्राई करो। चले बेटा स्टार्ट करें। आइए देखते हैं, मैंने आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, आया गौरांग? आ गया, बता। 200 ग्राम है, और किसी का आया 200 ग्राम? आया, ठीक है, चलो बढ़िया, ओके गॉट इट। आओ चलो देखते हैं कैसे करना है यार। देखो ये आपने मान लो इम्प्योर सैंपल ले लिया, इम्प्योर ही, कितनी प्योरिटी है भाई इसकी? मतलब हर 100 ग्राम मिक्सचर में सिर्फ 80 ग्राम आपको क्या मिलने वाला है? प्योर फॉर्म Fe2O3। बाकी 20% क्या है सर? 20 ग्राम क्या है? गंदगी है यार, इम्प्योरिटी है उसके अंदर। तो मैंने एज्यूम किया कि इसका मास कितना लिया मैंने सैंपल का, m। ये इम्प्योर सैंपल, कितनी प्योरिटी है? लगा दूंगा फॉर्मूला, इज इक्वल टू मास ऑफ प्योर, क्या चीज? Fe2O3 डिवाइडेड बाई मास ऑफ द सैंपल दैट आई एम टेकिंग। यही आएगा ना? अब कितने लोग कह रहे हैं ये अगर निकालना है, यही तो क्वेश्चन मार्क है ना। अगर ये मुझे मिल जाए तो बस एक ही अननोन रह जाएगा यार, इसको इधर भेजूंगा, इसको इधर भेजूंगा, आ जाएगा आंसर। यानी m विल बी इक्वल टू मास ऑफ सैंपल ये सुनो, एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें मास इनडायरेक्टली नहीं दिया? कैसे दिया बताओ? उसके मोल बता करके, कितना मोल बोला है मैंने? कितना मोल? देख लो, 1 बोला है कि 2 बोला है? 1 बोला है। तो बताओ 1 मोल प्योर Fe2O3 का मास कितना होगा? बोलो, मोलर मास। इसका ऐड करो, इसका ऐड करो, कितना आ रहा है? 1। बस यार अभी यही उठा करके आप यहां रख दो,
तो मैंने इनडायरेक्टली आपको दिया ही हुआ था, क्वेश्चन खत्म हो। कितना आ गया आंसर? 200। सबको समझ आ गया? गॉट इट? चलो, अब ये आंसर कितने लोग आए थे, एक बार दोबारा हाथ उठाओ तो पहले। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात। और एक क्वेश्चन करेंगे सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? लिखो। लिखो 160 ग्राम ऑफ impure sample 160 gram of impure sample of calcium oxide is taken. Calcium oxide, CaO, calcium oxide is taken. If it is 60% pure, then find the mass of pure calcium oxide present in it, and also calculate the mole of CaO. And also calculate the mole of CaO, calcium oxide. Calcium oxide.
करें, देखा जाए। आइए देखते हैं। प्योरिटी बाई मास पूछा है आपको। इस बारी क्वेश्चन में क्या पूछा था? मास ऑफ प्योर सैंपल, राइट? इस बारी आपको क्या दिया हुआ? ये वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है? मास ऑफ CaO विच इज प्योर अपॉन ये वैल्यू कितनी दी है? 160। तो मास ऑफ CaO कितना आ गया जी? 60 इंटू 160। इज दैट ओके? कितना है? सॉरी सॉरी सॉरी, आई मिस्ड इट। यस 100। सो डिवाइडेड बाई 100 कितना आ गया? 96 ग्राम प्योर कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रेजेंट। इज दैट क्लियर ना? तो अगर आपको मास निकल गया तो क्या मोल नहीं निकाल पाओगे? सिंपल है ना। बताओ इसका मोलर मास कितना है? 56। तो आप नंबर ऑफ मोल ऑफ CaO विल बी, वो अपना कैलकुलेट कर लेना। क्लियर हो गया? चलो ग्रेट। देखो इतने सारे जो हमने अभी तक प्रॉब्लम सीखे हैं, ये सब मैं बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा था। किसके लिए पता है? ताकि हम केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड टॉपिक को डील कर पाए। सो अब स्टार्ट करेंगे वही टॉपिक जिसके लिए इतने दिनों से मैं सिर्फ बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा था। आपका हेडिंग डालिए, रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम। रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम, ओके। अब देखो आपको एक केमिकल रिएक्शन जो लिखा रहता है उसको हमें सबसे पहले समझना है कि क्या मीनिंग होता है जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। एक बात बताओ, आपको मालूम है कि जब हम लोग, ध्यान से सुनना, H2SO4 ये क्या है बेटा? बाय नेचर व्हाट इज इट? इट इज एन एसिड, यस और नो? वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। व्हेन इट रिएक्ट्स विद NaOH, NaOH इज व्हाट? हाँ जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है वो? बेस है बाय नेचर। तो जब एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? एंड वाटर। दैट्स व्हाट यू नो। When an acid is treated with base, it forms salt and water. Yes or no? तो केमिकल रिएक्शन वाइज जब भी हम ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे तो इट इज ओके, मॉलिक्यूल वाइज इट इज ओके, बट क्या ये बैलेंस्ड रिएक्शन है? क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, इधर सर एक ही सोडियम है और राइट साइड में कितने हैं? 2। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के लिए हमें दोनों तरफ हर एक टाइप के एटम जितना लेफ्ट साइड में हो उतना ही राइट साइड में। बोलो। तो बताओ, लेफ्ट साइड में हमारे पास 2 सोडियम है, सॉरी 1 है, राइट में 2 है, तो क्या मैं इसको 2 कर लूं? अब चेक करूं क्या अभी बैलेंस हुआ? अभी भी नहीं हुआ। क्या गड़बड़ी है? हाँ जी, हाइड्रोजन इधर 2 + 2 4 है, जबकि इधर हाइड्रोजन। अच्छा अभी काम करता हूं, इसको भी कर लेता हूं। क्या ये बैलेंस्ड है? ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस करोगे। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो जो भी आप मेथड जानते हो, हिट एंड ट्रायल, कोफिशिएंट्स इधर उधर रख करके आप उसको करोगे। देखो बैलेंसिंग डिपेंड करता है रिएक्शन किस टाइप का है, उसके हिसाब से बैलेंसिंग किया जाता है। रिएक्शन का कैटेगराइजेशन करोगे तो रेडॉक्स एंड नॉन रेडॉक्स 2 कैटेगरी बनती।
रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना हम रेडॉक्स चैप्टर के अंदर सीखेंगे। नॉन रेडॉक्स को नॉर्मल हिट एंड ट्रायल मेथड से ही किया जाता है, कॉमन सेंस लगा करके, तो वो करेंगे। तो कोई भी अगर रिएक्शन बैलेंस्ड है तो इसका मतलब जितना लेफ्ट साइड में एटम्स है, जिस टाइप के एटम्स है, उतने ही उसी टाइप के एटम्स नंबर्स में राइट साइड में भी मिलने चाहिए। रिएक्शन शुड आल्सो बी बैलेंस्ड चार्ज वाइज, मतलब लेफ्ट साइड में अगर 0 नेट चार्ज है तो राइट साइड में भी 0 ही नेट चार्ज होना चाहिए। लेफ्ट में अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 यूनिट आ रहा है तो राइट में भी 2 यूनिट आएगा। लिखो ये बात नोट करके। अब बैलेंस्ड chemical reaction must contain same number of atoms on the left side and the right side of the arrow. Okay? And when I am saying same number of atom, it is understood कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ एटम्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सोडियम इधर जितना है उतना ही राइट में होना चाहिए, राइट? तो हर एक टाइप के एटम को बैलेंस करना चाहिए। अगला पॉइंट लिखो उसी में, अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन must contain identical or equal amount of charge on the left side of the arrow and right side of the arrow. Equal amount of charge on the left side of the arrow and right side of the arrow. क्लियर है बेटा? चलिए अच्छा, अब सर एक बात बताओ, ये जो बैलेंसिंग के लिए ये नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है 2 से, यहाँ 2 से, इनके बगल में कुछ नहीं है तो 1 यूनिट, यही है ना? ये 1 2 ये सब क्या बताते हैं रिएक्शन के बारे में? एक और रिएक्शन लेता हूं आपको समझाने के लिए बस। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया N2 जब हाइड्रोजन के साथ अंडर वेरी स्पेशल कंडीशन ऑफ हाई प्रेशर, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, तो ये क्या बनाता है? अमोनिया। क्या ये बैलेंस है? क्या करूं? 3H2 एंड, अब चेक करो ये बैलेंस है। तो सर ये जो 3 है या 2 है, पहली बात तो इसको बोलते क्या है? दीज आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। गॉट इट? क्या बताते हैं सर ये नंबर्स? ये बताते हैं कि किस मोलर रेशियो में इनका रिएक्शन होने वाला है और किस मोलर रेशियो में इनका प्रोडक्ट आने वाला है। मोल के रेशियो के बारे में बताते हैं। मोल क्या होता है? नंबर। नंबर्स के बारे में बताते हैं किस फॉर्म में ये एक दूसरे से रिएक्ट करने वाले हैं। अगर मैं इसको डायग्राम बना के समझने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसी बात है कि अगर आपने कंटेनर में, एकदम मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे चला जा रहा हूं, अकेले अकेले मॉलिक्यूल के बारे में, इसका मतलब ये है कि एक नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ रहा है? इनके साथ कंबाइन कर रहे हैं H2H2H2।
और फिर आपस में कोलाइड करके जब रिएक्शन हो जा रहा है तो उसी बॉक्स में अब ये नहीं है, इनकी जगह पे कौन पैदा हो गया? दिस इज व्हाट वी मीन बाय सेइंग 1N2 is combining with 3NH2 and forming 2 अमोनिया, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर मैंने 2N2 मॉलिक्यूल ले लिया तो हाइड्रोजन कितने चाहिए होंगे? H2 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 एंड आप देखो नाइट्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 6, रेशियो लो, वही आ रहा है। तो ये मॉलिक्यूल क्या मिलने वाला है बेटा इसमें? NH3 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 NH3। समझ में आया? इनके जो ये कोफिशिएंट्स हैं ये क्या बताते हैं? उनके मोल के रेशियो जिसमें वो आपस में रिएक्ट करने वाले हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे किसी रिएक्शन को? When 1 mole of N2 reacts with 3 moles of hydrogen, it will form। समझ में आ रहा है सबको? गेटिंग माई पॉइंट? एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं इफ 2 mole of nitrogen is taken, it will react with 1:3 है, ये डबल करोगे तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, तो अमोनिया कितना बनेगा? 4 moles of ammonia। If 10 mole of nitrogen is taken, 30 mole of hydrogen will be required, 1:3। अगर ये 1 है तो ये 3, अगर ये 10 है तो ये 30, ये 20 moles of ammonia will be formed। सबको समझ में आ रहा है ये बात? तो चलिए इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप ये बात समझ गए हो तो। क्या चीज फिर से बताऊं बेटा? क्या बताया अभी? ये 1 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट कर रहा है? 3 मोल से, तो ये कितना बन रहा है? 2 मोल। अगर ये बता 10 कर दूं तो ये 3 नहीं लेना पड़ेगा। अरे 1 के साथ 3 लग रहा है तो 10 के साथ 30, तो क्या है? बीच में तो ब्लैंक हो जाता है क्या थोड़ी देर के लिए? फोकस बना के रखना है क्लास में, ठीक है? तो ये 20 आएगा। चले स्टार्ट करें। पहले ये पॉइंट लिखोगे क्या? अच्छे से पॉइंट लिखोगे क्या इसके बारे में? लिखो, द स्टोइकियोमेट्रिक, ये क्या है? ये जो 1 है या 3 है, ये 2 है, ये सब क्या है? ये क्या है? कहां पे बेटा? ये स्पेलिंग पूछ रहे हो मेरे से? इसमें यार तुम लोग मेरी अगर थोड़ी मदद कर दोगे तो अच्छा है। बोलो, ये आई आएगा? ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। लिखो, स्पेलिंग में मेरे थोड़े हाथ तंग हैं, है ना? इससे मेरा सब्जेक्ट मत जज करना, ठीक? चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो, पॉइंट्स लिखो, मतलब सॉरी, क्या लिखना है? हाँ, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट of a balanced chemical reaction tells about the molar ratio of the reactants in which they are going to combine, tells about the molar ratio of the reactants in which they are going to combine and the molar ratio of the product
which will be produced. Which will be produced. अब इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में भी लिख लो। कबीर ध्यान दो इधर, है ना, लिखो। पहले ये रिएक्शन लिख लो, अच्छे से लिख लिया। अब इसको लिखो, फॉर द अबव रिएक्शन when 1 mole of nitrogen is taken, it will combine with 3 mole of hydrogen and it will produce 2 moles of ammonia. ये 1, 3 and 2 इनके मोलर रेशियो। When 1 mole of nitrogen is taken, it will combine with 3 moles of hydrogen and it will produce 2 mole of ammonia. समझ गए सभी लोग? बोलो। अब इसको और एक फॉर्म में लिखो तो, क्योंकि वो जरूरी है। If 5 mole of nitrogen is taken, then it will combine with 15 moles of hydrogen Five mole of nitrogen is taken, then it will combine with 15 moles of hydrogen and it will produce 10 moles of ammonia. अच्छा चलो एक नॉर्मल वेरिएबल के फॉर्म में देख लेते हैं, और करके लिखो। और बताओ, अगर x मोल, सुन रहे हो मेरी बात ध्यान से, इफ x मोल ऑफ नाइट्रोजन इज टेकन, it will combine with 3x mole of hydrogen and it will produce 2x mole of ammonia. लिखो ये बात भी। और if x mole of nitrogen is taken, it will combine with 3x mole of hydrogen and it will produce, बोलो, 2x mole of ammonia. समझ आ गया? बैलेंस केमिकल रिएक्शन कि ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या बताते हैं? इनके मोल के रेशियो के बारे में। सबको क्लियर हो गया ये बात? क्वेश्चन करें, लिखिए। For the formation of ammonia, for the formation of ammonia, if 1.5 mole of hydrogen is taken, then find the number of mole of nitrogen is required to completely react with it. To completely react with it. Got it? अगला पार्ट लिखो। If 24 mole of hydrogen is taken, then find the number of mole of
ammonia, if 24 mole of hydrogen is taken, then find the number of moles of ammonia, that will be formed if sufficient nitrogen is taken along with it. समझ रहे हो ना क्यों लिखा वो? क्योंकि भाई अकेला हाइड्रोजन अमोनिया थोड़ी ना बनेगा, इसके लिए नाइट्रोजन भी चाहिए, तो इसलिए मैंने बोला कि इसके साथ जो नाइट्रोजन लिया है वो सफिशिएंट है आपके लिए। बताओ कुछ दे बोला आंसर। 16 लास्ट वाले का। विनायक हो गया? चलो देखते हैं, आ जाओ देखा जाए। देखो नाइट्रोजन कितना लिया था फर्स्ट पार्ट में? हाइड्रोजन लिया था, कितना लिया था? 1.5 लिया। क्या क्वेश्चन पूछा था? नाइट्रोजन कितना चाहिए ना, बोलो। तो क्या सीधा सीधा यूनिटरी मेथड से कर दोगे? 3 मोल से कितना चाहिए? 3 मोल ऑफ H2 विल रिक्वायर कितना? तो बताओ 1 मोल ऑफ H2 1/3 मोल ऑफ N2 कितना मैंने लिया है? सो 1.5 moles of H2 will require 1.5/3 moles of नाइट्रोजन। कितना आ रहा है भाई? कितने लोगों का सही हुआ? ये सबका होना चाहिए, वेरी गुड। अगला वाला पार्ट करते हैं, अगला वाला पार्ट करें। अगले वाले पार्ट में क्या करना है हमें? हाँ जी, मैंने बोला कि आपको इस बारी मैंने कितना दिया है? हाइड्रोजन कितना दिया है? 24 moles H2 is given to you, और मैंने पूछा है कि इससे बताओ अमोनिया कितना बनेगा। तो फिर से वही कहानी, 3 moles hydrogen on complete reaction produces 2 मोल अमोनिया। तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन का? 2/3। कितना मोल लिया है जी मैंने? कितना आ गया? 16 मोल्स ऑफ, सॉरी यहाँ पे NH3 विल बी प्रोड्यूस्ड। सबको क्लियर है? अच्छा कितने लोग ये, पहले हाथ उठाओ, कितने लोगों का करेक्ट हुआ? ये पहले हाथ उठाओ, बहुत बढ़िया, ठीक। अभी कितने लोगों को ये समझ आ रहा है कि सर ऐसे करने से ज्यादा अच्छा है वो आप एक्स मेथड से कर लो ना, फटाफट है ना, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, इजंट इट? आओ देखो, ध्यान से देखो, बहुत आसान है वो। बताओ मैंने क्या बताया था? इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो इसका एक्स इसके और इसका, अब इसको देखो समझ लेते क्या है। इसका मतलब ये है कि मोल ऑफ नाइट्रोजन इज एक्स, इफ मोल ऑफ नाइट्रोजन इज एक्स, मोल ऑफ हाइड्रोजन विल बी एंड मोल ऑफ अमोनिया 2x। अब जो दिया हो उसके हिसाब से x निकाल लो बेटा, और एक बार x निकाल लिया तो सब में सब्स्टिट्यूट कर दो। फॉर एग्जांपल जो पहला पार्ट था, पहला पार्ट क्या दिया था? गिवन क्या दिया था बताओ?
अरे पहला वाला पार्ट क्या था? हाँ, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन 1.5 है। बताओ हाइड्रोजन का मोल यहां से रिलेट कर दें, इज इक्वल टू 3x। एक्स कितना आ गया? 5। अब बताओ आपको नाइट्रोजन निकालना था ना, वो क्या है? x, और वो वही कितना आ गया? 0.5। सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या दिया हुआ था आपको। मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना? 24 इज इक्वल टू क्या, मैं यहां से देख लूं, 3x के बराबर। यहां से x कितना आ गया? अच्छा जी, नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया कितना है यहां से? देखो इतना जल्दी हो गया। यूनिटरी मेथड भी है कायदे से, जब आपके स्कूल में कभी ये सब पूछे तो आप ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि केमिस्ट्री के टीचर जरूरी नहीं है कि मैथमेटिकल नॉलेज उतना ज्यादा रखे हो, तो टीचर्स यूजुअली डोंट प्रेफर मैथमेटिकल अप्रोच, स्पेशली इन केमिस्ट्री आई एम टेलिंग यू, है ना, अनलेस इट इज कोर टॉपिक ऑफ दैट, जहां पे आपको लॉगरिथम के अलावा कुछ करना ही नहीं है। तो इसलिए आप ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस है कंपटीशन एंड बोर्ड के एग्जाम में, है ना, व्हाट इट ना। तो आपको ध्यान रख करके करना है ये सब चीजें। चले अगला करें, प्रॉब्लम और करें। ये एक्स वाला मेथड भी आप लिख लेना, इससे हम लोग थोड़ा और फास्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश, बहुत घूमना है अभी इस पे ना। चले स्टार्ट करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप क्या करते हैं। बेटा देखो पहले ना मैं चाहता हूं कि तुम लोग बोलो मेरे से आंसर, ठीक है, और थोड़ी देर के बाद मैं फिर टेस्ट करता हूं कि कितने लोगों ने एक्चुअली में सीख लिया है इस चीज को। इसलिए ना क्वेश्चंस नहीं निकले तो डिमोरलाइज नहीं हुआ करो। पहले दूसरे तीसरे प्रॉब्लम में मेरा अप्रोच होता है कि मैं तुम्हें सिखा दूं पहले क्या है ये। एक बार जब सीख ले गए, थोड़ा हवा में उड़ने लगो, उसके बाद मुझे जमीन पे लाना होता है, फिर क्वेश्चन ऐसे फेंकने पड़ते हैं जो आपको रियल अंडरस्टैंडिंग को चेक कर पाए। तो अभी तो मैं सिखा रहा हूं, थोड़ा जब सीख जाओगे, सारे लोग आंसर करने लग जाओगे हर प्रॉब्लम का, फिर मैं एक क्वेश्चन टेस्टिंग के लिए पूछूंगा। करें फिर अगला क्वेश्चन, चलो लिखो तो। हाँ जी, करते हैं आज ही। चलो देखो, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड is treated with SiO2, it forms CaSiO3। चेक करो क्या ये बैलेंस, कैल्शियम सिलिकेट है ये क्या है? सिलिकेट, ये सिलिका है, ये सिलिकेट, and calcium oxide is treated with SiO2, it forms CaSiO4। अब चलो कुछ ओरल क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं, क्या ये बैलेंस्ड है? ठीक है, बताओ इसका 1 मोल, इसका 10 मोल, इसके 500 मोल, इसका करेंगे। क्वेश्चन लिखो तो, फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम सिलिकेट that will be obtained if 5.6 kilogram of calcium oxide is consumed, if 5.6 kilogram of calcium oxide is consumed, हाँ बता दे रहा हूं, आपको याद नहीं कोई बात नहीं, ऐसा ही एटॉमिक नंबर बताओ, उतना तो करोगे मेरा मदद। अरे कार्बन एंड सिलिकॉन याद है ना, ऊपर वाले में कितना ऐड करते हैं? 8।
ये सब कब करोगे यार? ये सब 28 होता है। इवन नंबर वाले का मैंने बताया था ना डबल, ऑड का डबल +1 कुछ एक्सेप्शन छोड़ करके। तो एंड कैल्शियम का आपको नहीं मालूम है तो वो भी लिख लो बेटा, ऑक्सीजन का 16। आ गया बेटा? चलो देखते हैं वॉरियर्स, आंसर करो कितना है। 11.6 kg आ रहा है। 11.6 है। वेरी गुड यार, तुम लोग पकड़ ले गए। चलो देखो, अभी कुछ लोग क्या आंसर करते हैं मेरे ख्याल से। इसका कितना लिया मैंने? 5.6 kg ये लिया है और इसका मैंने मास पूछा है, यही है ना? अब देखो, जो लोग नहीं ध्यान देते वो कैसे आंसर करते कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है। बस बताना मैं स्टेटमेंट सही बोल रहा हूँ। 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसका क्या बना रहा है? तो इसका 2 मोल इसके 2, तो इसका 30 ग्राम इसके 30 ग्राम से रिएक्ट करके इसका 30 ग्राम नहीं बनाएगा। यही समझाना चाह रहा हूं, मास का रिलेशन नहीं देता है ये। किसका रिलेशन देता है? मोल। जब भी आपको मास पूछ ले तो पहले मास से आप किसमें चले जाओ? मोल में। फिर इसके मोल से इसका मोल निकालो, फिर इसके मोल को मास में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि रिएक्शन नंबर्स में होते हैं। समझ गए ना? तो इसका 1 ग्राम इसके 1 ग्राम से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसका 1 मोल इसके 1। कुछ सोचो ना कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, ये तो क्लियर है ना? इसके 1 मोल का मास कितना होगा? 56। मतलब ग्राम में इसका 56 ग्राम इसके SiO2। जरा बताओ तो, 32 ना? हाँ 32 प्लस ये मिला के कितना? हाँ देखो इधर ध्यान से देखो, यहीं से मिल गया। इसका 56 ग्राम इससे कितने रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन मोल में इसका 1 मोल। तो इसलिए बोलता हूं कि हमेशा मोल टू मोल रिलेशन निकालो। जब मास पूछे तो मोल पता चल जाए तो उसका मास निकालो। बताओ, तो पहले इसको मोल में कन्वर्ट करना है मुझे। बताओ, मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना आ जाएगा जी? 5.6 अपॉन 56 इंटू 10 के पावर 3। बोलो, 100 आ गया। अच्छा जी, इसका 100 मोल से इसका मोल कितना आएगा? CaSiO3 कितना आ गया? अब इसको मास से कन्वर्ट, मास ऑफ CaSiO3, मोलर मास बताओ कैल्शियम। एक मिनट 116 आ रहा है सबका? ठीक है, 116 ग्राम। हाँ बेटा, हो गया। सो मास ऑफ CaSiO3 विल बी 100 इंटू 116 या फिर 11.6 किलोग्राम विल बी द राइट आंसर। हाँ बोलो बेटा। हाँ बिल्कुल आएगा। देखो क्या बोलना चाह रहा है खुशदीप, कह रहा है सर एक बात बताओ, इसका मास जो आपने निकाला है, इसके 5.6 किलो से इसका कितना रिएक्ट कर रहा है उसका भी मास निकाल लो और उन दोनों को जोड़ दो तो भी आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जितने एटम पहले थे रिएक्शन करने के उतने ही एटम रिएक्शन करने के, और सारा का सारा एटम इसी में तो गया, कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं। यही उसका स्टेटमेंट गलत हो जाता
अगर इसके साथ कुछ और बन रहा होता, क्योंकि तब इधर के जो टोटल मासेस है वो दो जगह डिवाइड हो रहे होते, अभी एक में जा रहे हैं, इसलिए वो स्टेटमेंट भी, और वो कुछ और नहीं बेटा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का छोटा सा यूज किया उसमें। ठीक है, चलिए ग्रेट। तो लिख लिया ना सबने? अगला क्वेश्चन करें, थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूं मैं हल्का सा, ठीक है? रेडी हो सब लोग? चलो लिखो तो। देखो एक रिएक्शन है बेटा, किसके साथ मैं आपको समझा दे रहा हूं, वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5, ये आयरन ऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है, then it forms VO plus Fe2O3। एक बार चेक करो क्या ये बैलेंस हुआ क्या? ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, आओ चेक कर लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मुझे सिखा लेने दो। देखो यहाँ कितने ऑक्सीजन है और यहाँ कितना, 1 ना, बिल्कुल नहीं, 6, यहाँ 6 मल्टीप्लाइड है 6। अब जोड़ो तो कितना आ रहा है, इधर कितने ऑक्सीजन है और इधर कितने हैं, इनको जोड़ने से भी 11 आता है, क्या बैलेंस है? और किसी को डाउट है बैलेंसिंग? गुड, क्योंकि पहले इससे ऊपर उठो, उसके बाद तो क्वेश्चन पूछूंगा मैं। लिखो, लिखो, व्हाट मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड, फेरिक, व्हाट इज फेरिक ऑक्साइड? Fe2O3 ब्रैकेट में लिख लेना। व्हाट मास ऑफ फेरिक ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड, व्हाट मोल पूछा है, कर लो भैया, मोल ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मोल से मास में। सो व्हाट मोल ऑफ फेरिक ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड, what mole of ferric oxide will be produced by a sample of 72 grams of ferrous oxide having purity 90%, 90, 72। फिर से क्वेश्चन सुनो, what mole of ferric oxide will be produced from sample of, हाँ, 72 ग्राम ऑफ फेरस ऑक्साइड विच इज कितना प्योरिटी, विच इज 90% प्योर। बताइए, जरूरत पड़ेगा क्या उसका? जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना।
चलो बेटा, हो गया आप लोगों का? कितना आया आंसर हाथ उठाओ? 0. चलो और देखते हैं। हाँ जी, किया जाए बेटा? आओ चलो देखते हैं। इधर ध्यान दो सभी लोग। देखो मैंने कितना मोल इसका पूछा था, यही क्वेश्चन था भाई, इसके मोल कितने बनेंगे, और इसका आपको मास दिया था बट वो इम्प्योर सैंपल था। कितना था? मास ऑफ इम्प्योर FeO कितना था? परसेंटेज प्योरिटी कितनी थी? तो मास ऑफ पहले मैं प्योर निकाल लूं, क्योंकि भाई जो FeO प्योर फॉर्म है वही तो रिएक्ट करेगा, इम्प्योरिटी से कोई फायदा। तो मास ऑफ FeO, प्योर FeO इज इक्वल टू 90% ऑफ दिस वैल्यू 72 इंटू, ऐसे ही रहने दो, छोड़ दो ऐसे ही, कोई प्रॉब्लम? सही लिख रहा हूं ना भाई? 90% ही प्योर था, तो 72 का 90/100। गॉट इट ना? अब बताओ ये मास आ गया, आपको मोल निकाल लें? प्योर प्योर सैंपल का ही निकाल रहा हूं। 72 इंटू 90 एंड डिवाइडेड बाई कितना? 72। इसका मोलर मास कितना होगा जी? कितना आ रहा है? 72 ही ना? FeO का देख लो यार, 56 प्लस 16 कितना आ रहा है? और वही देख करके मैंने ये डेटा दिया था बेटा। गॉट इट? कितना आ गया बेटा ये? 0.9 आ गया। ओके ग्रेट। अब बताओ इसका मोल कितना है? 6, तो उसका कितना बन रहा है? 3। इसका जस्ट हाफ बन रहा है, यानी अगर ये 6x है तो ये कितना आ रहा है? और आपको क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, number of mole of iron which is pure is 6x and the same value is equal to 0.9. x की वैल्यू कितनी आ गई? 0.9/6। अच्छा जी, नंबर ऑफ Fe2O3 का मोल कितना आएगा? 3x, और वो वैल्यू किसके बराबर होगी? 3 इंटू 0.9/6। बताओ 2 टाइम्स क्या क्या? 0.45 मोल्स। हाथ उठाओ बेटा, कितने लोग का सही हुआ ये? वेरी गुड। समझ आ रहा है? सीधे सीधे क्वेश्चंस है, बस थोड़ा थोड़ा बस इसमें चेंजेस कर रहा हूं, जो पुरानी चीजें आपको सिखा चुका हूं उसी का यूज कर रहा हूं। समझ गए ना? और एक क्वेश्चन करें, लिखो।
लिखो तो इसको, बस प्रैक्टिस के लिए थोड़ा जल्द मतलब फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करो। तो लिखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ferrous oxide is required, how many moles of ferrous oxide is required to produce 1.6 gram of ferric oxide? How many moles of ferrous oxide is required to produce 1.6 gram of 1.6 ग्राम ऑफ फेरिक ऑक्साइड? आपको फेरस बताना है, मैंने दिया क्या है? देखो, सबसे पहले आपका रोल क्या होना चाहिए? रिएक्शन लिखो, रिएक्शन से उनके मोल के बारे में इंफॉर्मेशन, गिवन डेटा लिखो, उसके बाद आगे बढ़ो। करे बेटा, कितने मोल थे इसके? बताओ कितना मैंने लिया था मास? इसका 1.6 है, इसका मोल निकाल लूं, कितना आएगा? अपॉन 160 है, वेरी गुड, 160 ग्राम्स। कितना आ गया ये वैल्यू? 0.01 आ गया। एक बात बताओ, इसका 6x मोल है तो इसका कितना है? जस्ट डबल है इसका, तो जितना भी मोल है उसका डबल कर दो, आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, number of mole of Fe2O3 is 3x and which is equal to 0.01. x की वैल्यू आ गई 0.01/3, नंबर ऑफ मोल ऑफ FeO, x की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.02 आ गया। ये कितने लोग का आंसर आया इस बारी? हाथ उठाओ। आ गया? हाँ, चलो ठीक है। हाँ बोल। कौन सा? कि इसका 6 ग्राम, इसका 3 ग्राम प्रोड्यूस करेगा? हाँ, तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे। तो बेटा उतना लंबा करने से अच्छा है मैं सीधा पहले मोल निकाल के मोल में आ जाऊं, फिर निकाल दो, उससे भी आंसर बिल्कुल आएगा ना। लेकिन उसमें अगर कहीं आप भूल गए कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना, फिर
गड़बड़ हो जाएगा। मोल से हमेशा मोल में करने की आदत डालो ना, इसको प्रैक्टिस में बना के रखना। बोलो भाई, सबको क्लियर है? लिखो तो अगला क्वेश्चन लिखो, what volume of oxygen will be produced at NTP? What volume of oxygen will be produced at NTP if 1.7 gram of pure H2O2, 1.7 gram of pure H2O2 is decomposed completely. 1 point कितना, सॉरी कितना लिखा, कितना 1.7 gram of H2O2, pure H2O2 is decomposed completely. तो आपसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ O2 कितना आने वाला है? करोगे? करोगे? चलो देखें। सबसे पहला स्टेप क्या है? हाँ बिल्कुल सही। बाकी सारे लोगों को इतनी आदत हो गई है कि मैं बैलेंस कर करके दे रहा हूं, तो सीधा सीधा कर रहे हैं, गलत हो जाएगा। देखो ये बैलेंस नहीं है, H2O2 और इधर कितना है, बैलेंस नहीं है ना। तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इधर 2 डालो, इधर 2 डालो। अब देखो बैलेंस हो गया क्या? अब करो। तो एग्जाम में बेटा ये बात ध्यान रखना, जो भी आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, क्या उसमें रिएक्शन बैलेंस्ड है या नहीं। अगर बैलेंस नहीं है तो पहला काम आपका बैलेंसिंग का होगा। ऑक्सीजन गैस बेटा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। एक बात बताओ, ऑक्सीजन जब भी मैं नॉर्मली बोलता हूँ, आपके दिमाग में क्या पिक्चर बनता है, O2 का या O का? हाँ O2 बनना चाहिए। जब नेचर में जो ऑक्सीजन है वो एटॉमिक फॉर्म में नहीं होता, O2 के फॉर्म में होता है। ओनली द गैस विच इज प्रोड्यूस्ड। चलो बेटा करें, सॉल्व करें। आ गया, चलो आया देखते हैं, कर लिया। आओ देखते हैं, चलो H2O2 कितना ग्राम दिया है, 1.5। मोल निकाल लिया, कितना आया H2O2 का, 34 होगा, 1/20 आ गया ना। अच्छा ये बताओ, इसी का मोल किसके बराबर है, 2x के। तो ये भी 2x और ये क्या है, x। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कितना होगा, x। ये 2x कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/40। ये वैल्यू कितना आ गया, 1/40। अच्छा एक बात बताओ, ये ऑक्सीजन क्या है, सिंस O2 इज गैस, वी कैन अप्लाई, क्या अप्लाई कर सकते हो, आइडियल गैस इक्वेशन। या तो आप PV इक्वल टू nRT से कर लो, या उसी से हमने डिराइव किया था ना एनटीपी का कंडीशन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एनटीपी
यहाँ O2 कर देते हैं, O2। बताओ भाई, यही मैंने क्वेश्चन पूछा है ना। वॉल्यूम ऑफ O2 विल बी इक्वल टू, कितना मोल है, 1/40 इंटू 22.4। कितना आ रहा है बेटा ये, 0 पॉइंट, हाथ उठाओ कितने लोग का सही हुआ ये। सही हुआ, वेरी गुड। तो कहने का मतलब H2O2 से अगर मैं इसको रिलेट कराऊं तो देखो, मैंने आप अभी के क्लास में मेनली आपको नई चीज क्या सिखाई है, सिर्फ एक ही चीज कि रिएक्शन को देखते कैसे, है ना। बस उसी पे मैं वेरिएशन करा करा के करा रहा हूं। अभी तक मैंने इस बात का ध्यान रखा कि कोई एक रिएक्टेंट दे करके या तो दूसरा रिएक्टेंट पूछूं या प्रोडक्ट पूछूं। मैंने दोनों रिएक्टेंट इकट्ठे दिए नहीं है। लेकिन ट्रेडिशनली कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन अगर आप कराते हो, कोई भी आप प्रोडक्शन करते हो, से फॉर एग्जांपल आप अमोनिया ही बनाना चाहते हो, तो मोस्टली फैक्ट्रीज में कौन काम करता है, लेबर्स। दे आर नॉट केमिकली एजुकेटेड, राइट। कि उन्हें ये नहीं मालूम है कितना कितना ग्राम इसका, कितने ग्राम इससे रिएक्ट करने वाला है। उनको एक टेंटेटिव इंस्ट्रक्शन मिला रहता है कि भाई आपको ये यूज करना है, ये यूज। ऊपर से जो इंजीनियर है वो डिजाइन करके देता है कि भाई आपको ये काम करना है। फिर भी कई बार वो गलती कर जाते हैं। तो ऐसी मिस्टेक्स पे हम क्वेश्चन करेंगे अब, ठीक है। मिस्टेक क्या, कि जब आप अमोनिया बनाने में या कोई केमिकल बनाने में अगर आप रेशियोज का ध्यान ना रखो तो क्या होगा, करें क्या। हाँ जी बोलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। तरनजोत, हाँ हाँ। तो देखो, तरनजोत का क्वेश्चन ये है कि सर एक बारी आपने पुराने क्लासेस में आपने ये बताया था कि अगर आपको ऑक्सीजन के मोल निकालने हैं और आपको कोई केमिकल दिया हुआ है, तो आपने बताया था सर कि उसका जो भी यहाँ पे नंबर होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर देना। यही बोलना चाह रहे हो ना। तो क्या इससे भी इस क्वेश्चन को प्रोसीड किया जा सकता है, आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ध्यान से सुनो मैंने क्या लिखा है। वो तब ये क्वेश्चन तब करेक्ट होता जब मैं पूछता कि बेटा H2O2 के सारे ऑक्सीजन यहां पे जो भी थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया निकाल करके एटम्स में, तो बताओ उसके कितने ऑक्सीजन एटम्स के मोल आएंगे। ऐसा तो नहीं बोला मैंने क्वेश्चन में। मैंने क्या बोला कि H2O2 को डिकम्पोज किया। अब देखो कुछ ऑक्सीजन वाटर में ही रह गया और कुछ ऑक्सीजन O2 में बन रहा है। और मैंने क्वेश्चन में एटम्स नहीं पूछा है, मैंने पूछा है ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताओ। तो जब भी मैं नॉर्मल ऑक्सीजन बोलूं तो एक दिमाग में क्वेश्चन रेज होना चाहिए कि यार ऑक्सीजन क्या, O2 को भी ऑक्सीजन ही बोलते हैं, NO एटम को भी ऑक्सीजन बोलते हैं। तो बेटा जब तक स्पेसिफाई नहीं किया हो कि ये क्या है, तब तक उसका नेचुरल एग्जिस्टेंस लेते हैं। नेचुरल एग्जिस्टेंस क्या होता है, O2 के फॉर्म में। और खुद सोचो ना, गैसियस फॉर्म में, एटॉमिक फॉर्म में कोई चीज नहीं रहती है। सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को छोड़ दिया जाए, कौन से, नोबल गैस एलिमेंट्स, उनको छोड़ दे तो बाकी सभी के सभी कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। तो ऑक्सीजन बोलूं तो आपको O2 समझना है, आपको नाइट्रोजन बोलूं तो N2 समझना है, आपको फ्लोरीन गैस बोलूं तो, समझ में आ रहा है ना। तो ये दिमाग में रखना है किस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके फॉर्म को हमें समझना है, अनलेस इट इज स्पेसिफिक। क्लियर हो गया पूरा, ठीक है, गुड। चलो, तो अब मैं जो क्वेश्चन कराना चाह रहा था वो ये था, ध्यान से समझना क्योंकि इससे अटैच्ड अगले क्लास है पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनना बेटा। हाँ जी, सुन रहे हो क्या आप लोग, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई अगर मान लो उन रेशियोज के हिसाब से हम ना लें तो क्या होगा, है ना।
अब मॉलिक्यूलर लेवल पे पहले जाके समझते हैं, फिर करेंगे, ठीक है। तो हमें मालूम है कि अमोनिया के प्रोडक्शन में हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन को 1:3 मोलर रेशियो में लेना चाहिए। सुन रहे हो ना मेरी बात तुम लोग? इसका अगर 1 मोल लिया नाइट्रोजन का, तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? लेकिन मान लो किसी ने मिस्टेक कर दिया और उसने 2 मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन के ले ली, मतलब मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे भी जा रहा हूं, उसको मोल पे जनरलाइज करेंगे, और हाइड्रोजन के 3 मिक्सिंग किए, एंड ऐसा एज्यूम करना है कि फाइनली जब कंप्लीट रिएक्शन हो जाए तो अमोनिया कितना बनेगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कितना अमोनिया बनेगा। तो बड़ा कॉमन सा प्रैक्टिस है कि सर आप लो चाहे जो भी, बट रिएक्शन में हमेशा एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा। तो अगर एक नाइट्रोजन 3 के साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन यही बता रहा है, तो इनकी जगह पे क्या आ जाएगा? अमोनिया अमोनिया, लेकिन कंटेनर में ऐसे का जैसे लिया था वैसे का वैसा ही नाइट्रोजन बचा रह जाएगा। तो जब आप अनइक्वल अमाउंट स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से अगर आप नहीं लोगे, तो कोई ना कोई रिएजेंट बच जाएगा। जो रिएजेंट बच जाता है रिएक्शन खत्म होने के बाद भी, उसको एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो खत्म हो जाए रिएक्शन में, उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसा रिएक्टेंट जो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए रिएक्शन होने में, क्या बोलेंगे उसको? लिमिटिंग। और जो बचा रह जाए रिएक्शन होने के बाद भी, इसमें कौन सा एक्सेस रिएजेंट है? हाँ, रिएक्टेंट में लिमिटिंग एंड एक्सेस होगा। प्रोडक्ट तो उनके हिसाब से बन रहा है ना, इसको नहीं बोलना है कुछ भी। तो बताओ इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? हाँ, क्या ये खत्म हो गया क्या? नहीं सर, ये तो बचा रह गया। एक 3 के साथ कंबाइन करके खत्म तो हाइड्रोजन हुआ पूरी तरीके से, हाइड्रोजन का एक बूंद भी नहीं बचा हुआ है। बचा कौन रह गया? नाइट्रोजन इज एक्सेस रिएजेंट, वेयर एज हाइड्रोजन इज। डिड यू अंडरस्टैंड? अब मान लो यही क्वेश्चन है, क्योंकि आपको आदत किस बात की है कि आपको नाइट्रोजन अगर दिया है या हाइड्रोजन दिया है तो उससे आप अमोनिया निकालते हो। बताओ, जल्दी बताओ, तो जल्दी बताओ। खड़े हो जाओ भाई, तुम खड़े हो जाओ। यस प्लीज। इसके 1 मोल से इसका कितना बन रहा है? हाँ, इसके 1 मोल से इसका कितना बन रहा है? प्रोसेसर हैंग कर गया अभी? क्यों? इसके 1 मोल से इसका कितना सो रहा था क्या तू क्लास में? इसके 1 मोल से ये कितना बन रहा है? 2 मोल बन रहा है ना। अगर इसका मैं 2 ले लूं तो कितना बनेगा? 4 मोल बनेगा। अब बैठ जा, ठीक है। इसके 1 मोल से इसका 2 बन रहा है, इसके 2 मोल से इसका 4 बन रहा है। अगर मान लो मैंने 2 मोल नाइट्रोजन लिया है, तो अमोनिया कितना बनना चाहिए? 2 मोल नाइट्रोजन से अमोनिया 4 मोल बनना चाहिए। अब आजा मैं हाइड्रोजन से सोचता हूं, इसके 3 मोल से इसका कितना बन रहा है? लिया कितना है? 3 मोल ना, तो बनना कितना चाहिए? 2 मोल। तो यार ये तो 2 आंसर आ जा रहे हैं, मैं आंसर किसको करूं? हाँ जी, आंसर करो आप लोवेस्ट अमाउंट को। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि जब तक हाइड्रोजन खत्म हो रहा है तब तक सिर्फ 2 ही मोल अमोनिया बने हैं। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ये बता रहा है कि जब तक नाइट्रोजन खत्म हो रहा है तब तक 4 मोल बन गए हैं, 4 मोल अमोनिया के बन गए। तो बेटा अगर हाइड्रोजन पहले ही खत्म हो गया, हाइड्रोजन अब दुनिया में नहीं रहा, सिर्फ नाइट्रोजन रह गया, तो क्या केमिकल रिएक्शन होगा? क्या अकेला नाइट्रोजन ही अमोनिया बन जाएगा? ऐसा नहीं होगा। इसलिए आंसर मस्ट बी रिपोर्टेड बाय टेकिंग केयर ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिमिटिंग रिएजेंट का ध्यान रखोगे तो लिमिटिंग रिएजेंट आपका ध्यान रखेगा, आंसर सही आएगा। आप वो नहीं ध्यान दोगे, सब उल्टा पुल्टा कर जाओगे एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज के क्लास का पॉइंट क्या है
टेक केयर ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। सो फर्स्ट थिंग विल बी वी हैव टू फिगर आउट कि भाई लिमिटिंग रिएजेंट है कौन। तो इसके कई सारे तरीके हैं, बोलना क्या। हाँ, रुक जाए, रिलैक्स कर, है ना, सुन रहे हो ना, किसकी बात कर रहा हूं मैं, लिमिटिंग रिएजेंट। ऑलवेज डिसाइड द प्रोडक्ट बाय टेकिंग केयर ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ये बात ध्यान रखना है आपको। लिखो, पहले कहानी लिखो तो फिर बात करते हैं। लिखो, हेडिंग डाल लेना इसमें, लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, हाँ रिएजेंट, REAGENT या लिमिटिंग रिएक्टेंट भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। क्या है भाई, लिखो, a limiting reactant or limiting reagent is the one which consumes completely in a chemical reaction, which consumes completely in a chemical reaction. And what is excess reagent? So that reactant which is usually taken in excess, or which is left after the reaction, जो बच जाए, which is left unreacted after the reaction. Which is left unreacted after the reaction. अब एग्जाम्पल लिख लो, एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन दे दूंगा, आप घर से करके लेके आना। इस पे न्यूमेरिकल अगले क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लिखो, लिखो, एग्जाम्पल में लिख लो, इफ द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, if the formation of ammonia is initiated, if the formation of ammonia is initiated by taking 2 moles of nitrogen and 3 moles of hydrogen, by taking 2 mole of nitrogen and 3 mole of hydrogen, then अब पॉइंट वाइज लिखो उसके नीचे। फर्स्ट पॉइंट बताओ, अगर ये 2 मोल और इसका 3 मोल लेके चलो तो लिमिटिंग कौन है, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से पूरी तरीके से सारा हाइड्रोजन को खा जाएगा, नाइट्रोजन बचा रहेगा, जो बचा रह रहा है वही क्या है, एक्सेस। देन लिखो, हाइड्रोजन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। Why hydrogen is limiting reagent? Because it is completely consumed. Then hydrogen will be limiting reagent. And nitrogen, N for nitrogen. Nitrogen will be excess reagent. How many moles of ammonia will be formed, beta? हाँ, लिखो, the quantity of product will be decided with the help of limiting reagent. The quantity of the product will be decided by limiting reagent. Will be decided by limiting reagent. अगला उसी में आगे लिख लो, how many moles of ammonia will be formed?
देखो 2 moles of ammonia will be formed and 1 mole of nitrogen will be left unreacted. 1 mole of nitrogen will be left unreacted. 1 mole of nitrogen will be left unreacted. अच्छा, अब एक तो ये तरीका है भाई, हम डायग्राम बना बना करके देख ले, बट ये लेंदी तरीका है। चलो भाई, मैं तो समझाने के लिए तुम्हें 1:, इतने कम रेशियो में ले रहा हूं, राइट? आई मीन सॉरी, इतने कम नंबर्स में ले रहा हूं ताकि आपको दिख जाए। अब एग्जाम में हो सकता है 15 मोल हाइड्रोजन एंड 20 मोल नाइट्रोजन दे दे, कुछ ऐसे वियर्ड से नंबर ले ले, और रिएक्टेंट 2 के बजाय 4-4, 5-5 रिएक्टेंट ले ले, 3A + 2B + 5C गिविंग D + 10E, ऐसा कोई रिएक्शन ले ले। मान लो कोई एक बैलेंस्ड हाइपोथेटिकल रिएक्शन मैंने आपको दे दिया, आपको बैलेंसिंग का टेंशन नहीं लेना है, और ये ABCD मॉलिक्यूल्स हैं, कोई H2SO4 है, कोई कुछ है, ऐसा करके मैंने आपको दे दिया, एंड फिर इनके मोल्स दे दिए। फिर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ इनमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो कैसे दी, पहले ही बता दिया तुमने, मैंने तो अमाउंट दिया ही नहीं अभी। क्या स्टोइकियोमेट्री देख करके ही आप लिमिट, नहीं हंसना नहीं बेटा बिल्कुल, क्या आप स्टोइकियोमेट्री देख करके ही लिमिटिंग रिएजेंट बता दोगे? बिल्कुल नहीं। अरे पहले क्वांटिटी तो पता होना चाहिए। ये जो रेशियोज हैं ये तो बताते हैं कि अगर आप 2 मोल A का लोगे तो B का कितना जरूरत पड़ेगा, 5 मोल, और इसका कितना पड़ेगा, 3। इसका ये मतलब नहीं है कि सर इसका जरूरत कम पड़ेगा तो इसलिए ये लिमिटिंग रिएजेंट, ना ना ना। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड तभी होता है जब आप बाहर से क्वांटिटी डिसाइड करो कि आपने ए लिया कितना है। ये तो रिएक्शन के रेशियोज के बारे में बता रहे हैं, समझ गए? अब एक एग्जांपल करते हैं इसमें। जैसे मान लो मैंने लिया 2 मोल ए का, मान लो मैंने डब्बे के अंदर, समझना ध्यान से समझना, मैंने ए कितना लिया, 2 मोल, बी कितना लिया, मान लो 3 मोल ले लिया, एंड सी कितना लिया, मान लो 100 मोल ले लिया। बस ऐसे ही है, तुम लोग को समझाने के लिए ले। अब इन तीनों में पूछा जाए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो अब देखो कैसे करना होता है, पहले ध्यान से देखो, सेंसिबल तरीके से अप्रोच करेंगे। एक तो साफ समझ में आ रहा है यार, सी एब्रप्टली बहुत ज्यादा ले लिया है तो इसके हाई चांसेस है एक्सेस होने का, तो आप अभी इस पे दिमाग नहीं लगाओ, आप इन दोनों के बारे में सोचो, ए एंड बी में कौन है। तो बता, ए का कितना मोल, 2 मोल, तो बी का कितना, 5 चाहिए। ए का कितना लिया है, 2 मोल लिया है, बी का कितना चाहिए, 5, लिया कितना है, तो लिमिटिंग कौन हुआ, ए और बी में लिमिटिंग कौन हुआ, बी, क्योंकि जितना चाहिए था उतना भी नहीं है, कम पड़ गया, लिमिट में है ये। अब उल्टा करेंगे, बता 5 मोल बी के लिए कितना ए चाहिए था, 2, तो एक बी के लिए कितना ए चाहिए, 2/5, 2/5 कितना हुआ, 0.4। बी 3 मोल है तो ए का कितना चाहिए होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर, कितना आएगा, लिया कितना है तूने, 2 मोल, मतलब ये एक्सेस हो गया ना, चाहिए था सिर्फ 1.2, ले लिया है आपने 2 मोल, तो एक्सेस हो गया। क्योंकि हम कैलकुलेट वाइस वर्सा, जो कम पड़ जाए वो लिमिटिंग, जो ज्यादा हो जाए वो एक्सेस। अब कहोगे सर इन दोनों में तो डिसाइड कर लिया, इसमें इसमें, तो इन दोनों में लिमिटिंग कौन था, बोलना, बी। हाँ हाँ, कौन था लिमिटिंग, बी था ना यार, 2 मोल के लिए बी का कितना चाहिए, इसके 2 के लिए इसका 5, लिया कितना, 3, ये लिमिटिंग। अभी इन दोनों में जब डिसाइड किया तो ये लिमिटिंग रेंज। अब मैं इन दोनों में डिसाइड करता हूं क्योंकि भाई इसके तो कंपटीशन से बाहर हो गया, इन दोनों को देखते हैं। बता इसके 5 मोल के लिए इसका कितना चाहिए, 3 मोल, इसका कितना मोल लिया है तूने, तो 5 से 3 चाहिए, तो 1 से कितना चाहिए, 3/5 है, कितना हमने 3 लिया है तो इंटू 3, मतलब 9/5 कितना आ गया जी, हाँ सॉरी 1.8 मोल चाहिए। अगर इसका 3 मोल है तो इसका 1.8 चाहिए, लिया कितना है। तो जब तक ये फिगर्स नहीं दो, सिर्फ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देख करके लिमिटिंग रिएजेंट नहीं बता सकते, आप उनके अमाउंट्स बताओगे तभी, क्योंकि ये तो बड़ा एक स्टैंडर्ड लिखने का तरीका है
कि जब भी रिएक्शन होगा 2 मोल ए का 5 मोल बी के साथ रिएक्ट करके 3 मोल ऑफ सी के साथ, मतलब कंज्यूम होने के बाद फिर 2 मोल ऑफ ये और ये बनाएगा। समझ में आया? दिस इज हाउ वी चेक कि लिमिटिंग रिएजेंट है कौन, हमेशा एक दूसरे में। और एक बारी वो डिसाइड हो गया ना तो जिंदगी आसान हो जाएगी। इन तीनों में कौन लिमिटिंग रिएजेंट था? अब मैं तुमसे पूछता कि बताओ बेटा पी कितना बना, तो आप बी से पी निकालते, क्योंकि इस बारी मैंने तीनों दिया है और तीनों से आंसर निकालोगे, क्योंकि ये इस रेशियो में लिए नहीं है इसलिए तीनों से आंसर अलग अलग आएगा। तो सही कौन हुआ फिर? जो लिमिटिंग रिएजेंट से निकल रहा है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पहचानेंगे, सबको क्लैरिटी आ गया? अगली क्लास में मैं एकदम यूनिक तरीका बताऊंगा मैथमेटिकल, जिससे आप एक लाइन में बता दोगे लिमिटिंग रिएजेंट है कौन। लेकिन उसके लिए आप नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करो मेरा, ठीक है? चलो, दैट्स ऑल फॉर द क्लास एवरीवन।